वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 साइंस बुक का चैप्टर 3 हीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका हम छोटा छोटा नोट्स भी बनाएंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हीट यानी उष्णता, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सीज़न जो होते हैं, अलग अलग सीजन्स में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है? विंटर में अलग कपड़े, गर्मियों में अलग कपड़े, स्प्रिंग्स में अलग कपड़े, ऐसे सीज़न वाइज हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। ऐसा क्यों है? अभी सर्दियों में हम लोग को खुद को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, गर्माहट का एहसास करने के लिए हमें गर्म कपड़े चाहिए होते हैं, जो कि वुलन क्लोथ्स होते हैं, ऊन से बने हुए, जो कि एनिमल फाइबर होता है, ठीक है। तो हम गर्माहट का एहसास करने के लिए वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। और जो समर का टाइम होता है, समर के टाइम में हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स, लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं, जो कि प्लांट फाइबर से बने हुए होते हैं। उससे हमें कूलनेस का एहसास मिलता है, ठीक है। तो हमें सीज़न वाइज, सीज़न के टेम्परेचर के हिसाब से, या फिर कह लो उष्णता के हिसाब से हमारे अलग अलग टाइप के कपड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें पता कैसे लगता है कि गर्म है या ठंडा है? कैसे हम लोग ये गर्माहट और ठंडी को हम मापते कैसे हैं, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसी बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होते हैं, जैसे कि ठंडी चीज़ें हो गई, गर्म चीज़ें हो गई। जैसे ठंडी चीज़ों में हो गई आइसक्रीम, आइस क्यूब्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और गर्म चीज़ों में हो गई कॉफ़ी, चाय, ये सब खाने में भी गर्म चीज़ें आती हैं। ये सब हो गई गर्म और ठंडी चीज़ें। अब हम लोग इन्हें कैसे पता लगाते हैं, इनका माप कैसे करते हैं, हम मापन कैसे करते हैं, मतलब इसे नापते कैसे हैं, गर्मी कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है इसमें। अब हम किसी चीज़ को हम टच करके बता सकते हैं कि ये कितना गर्म है, कितना ठंडा। और कोई चीज़ ऐसी होती है ना, गर्म से भी ज़्यादा गर्म और ठंडी से भी ज़्यादा ठंडी होती है। इनका हम आकलन कैसे करेंगे, इन्हें आकलन कैसे करेंगे, इनको मापेंगे कैसे हम? अब हम इसे छू के माप सकते हैं ना। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर एक एक्टिविटी के दौरान दिखाया गया है। अगर हम इसे माप सके तो मापेंगे तो हमें ऐसा करना है कि 3 पतीले लेने हैं। एक में रूम टेम्परेचर वाला जो नॉर्मल वाटर होता है वो लेना है, एक में गर्म पानी और एक में फ्रीज़ किया हुआ ठंडा पानी, ठीक है। तो हम लोग जब रूम टेम्परेचर वाले पानी में अपना हाथ डालेंगे तो वो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो नॉर्मल टेम्परेचर में होगा। अगर हम गर्म पानी में डालेंगे तो हमारा हाथ गरम वार्म फील होगा। वही हम लोग अगर ठंडे पानी में अपना हाथ डालेंगे तो वो ठंडा फील होगा, है ना। वो ठंडी का एहसास हमें दिलाएगा। तो ऐसे ही जब हम किसी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस को हम मापते हैं, उससे हम टेम्परेचर मापना कहते हैं। और टेम्परेचर हम किस चीज़ से माप सकते हैं? थर्मोमीटर से। तो यहाँ पे मैंने नोट में डाल के लिखा है, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का गर्माहट या फिर ठंड जो होता है, कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, इससे मापना ही उस चीज़ का, उसी को
टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और द डिवाइस that is used to measure the temperature of a substance is called thermometer। जिस डिवाइस से उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापा गया है उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर बोलते हैं। अब थर्मोमीटर भी दो टाइप का होता है, एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होता है लेबोरेटरी, जो लेबोरेटरी में यूज़ होता है वो वाला थर्मोमीटर, लेबोरेटरी वाला थर्मोमीटर, ठीक है। तो अब हम मेजरिंग टेम्परेचर, अब हम टेम्परेचर को कैसे मापते हैं हम लोग, जो दो टाइप के अभी मैंने बताया, दो टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापता है, और दूसरा हो गया लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो कि कॉमन अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर मापने में काम आता है, ठीक है। यहाँ पे नोट मैंने लगा दिया है, आप यहाँ पे वो नोट भी कर सकते हो। अभी रीडिंग अ थर्मोमीटर, अभी हम थर्मोमीटर को कैसे रीड करेंगे। द टेम्परेचर रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। दैट ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज 10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। अभी हम जो हम ऐसे मापते हैं, टेम्परेचर को मापने वाला जो यूनिट होता है उससे हम डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, ठीक है। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रेंज होता है, ठीक है, मापने का। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसे हम 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अभी हम कैसे मापते हैं, उसे मापने का वो रीडिंग करने का वो स्टेप्स। अभी स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप है नो द टेम्परेचर डिफरेंट इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। अभी कहाँ से हमें वो टेम्परेचर मापना है, हमें कौन सा पता लगेगा, जो बिगेस्ट टू मार्क्स है उसके बीच में जो होगा उसी को हम टेम्परेचर के हिसाब से कंसीडर करेंगे। सेकेंड स्टेप हो गया नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज मार्क्स। इफ देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम द वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड 5:1 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस। अभी जो उन दो 2 बिगर मार्क्स के अंदर के डिविजन्स है, नंबर डिविजन्स, अगर 5 डिवीजन हुआ तो उससे 5 के अंदर अगर एक डिवीजन हुआ तो हम उसे 5/1 या फिर 0.2 डिग्री सेल्सियस मानेंगे। वैसे ही स्टेप्स 3 में आता है, हमें क्या करना है, पहले यूज़ करने के बाद और यूज़ करने के पहले अच्छे से हमें थर्मोमीटर को वॉश करना है एक केमिकल सॉल्यूशन के, मतलब एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होता है उससे हमें अच्छे से इसे साफ करना है। एंश्योर दैट द लेवल ऑफ मर्क्यूरी फॉल्स बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस। अभी जो थर्मोमीटर के अंदर एक मर्क्यूरी से बना हुआ जो धागा बोल सकते हैं आप, जो लिक्विड होता है, उससे हमें यूज़ करने से पहले चेक करना है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे, उसके नीचे ही रहे। अगर अभी उसके ऊपर हुआ या फिर उससे ज़्यादा हुआ या फिर 35 डिग्री सेल्सियस हो तो वो ठीक नहीं है, इसलिए हमें पहले उसके नीचे होना ही ज़रूरी है, ठीक है। अभी स्टेप 4 में क्या करना है, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। टेक द थर्मोमीटर आउट आफ्टर 1 minute and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be
stated with its units डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, जब हम थर्मोमीटर को मुंह के अंदर लेते हैं बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए, तो जो लाइट वाला पोर्शन होता है वो टंग के अंदर जाना चाहिए, और जब हम उसे निकालेंगे तो हमें क्या करना है, 1 मिनट के बाद उसे चेक करना है बॉडी टेम्परेचर। हम 1 मिनट के बाद हमें चेक करना है और उसका रीडिंग हमें चेक करना है। और बॉडी टेम्परेचर कहाँ से, उसकी यूनिट से ही, डिग्री सेल्सियस से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर हुआ तो आपको बुखार है। ठीक है, ये एक नॉर्मल एक टेम्परेचर दिया गया है, और ऐसा ही नहीं है कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 ही होगा सब लोगों का। ये कुछ एवरेज लोगों का आकलन करके ये रखा गया है जो 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम द 2 मोस्ट कॉमनली यूज स्केल्स इन विच टेम्परेचर इज रीड आर द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। अभी जो कॉमन जो स्केल यूज़ होता है बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए वो होता है सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, अब अगला है यहाँ पे प्रिकॉशंस फॉर क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब क्या क्या प्रिकॉशंस हमें मान के चलना है, लेके चलना है क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए। डू नॉट यूज़ clinical thermometer for measuring the temperature of any other object other than the human body। अभी जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको हमें ह्यूमन बॉडी के अलावा और किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड हो गया ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक। अभी हमें जो थर्मोमीटर है क्लिनिकल थर्मोमीटर वो गैस फ्लेम के अंदर या फिर आग के पास हीट के कॉन्टेक्स्ट में और सन के अराउंड हमें नहीं रखना है, क्योंकि वो टूट सकता है, वो कांच का होता है, इसलिए उससे ज़्यादा हीट में नहीं रखना है। प्रिकॉशन फॉर लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। अभी ये पहले वाला था क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए, अभी हमें प्रिकॉशंस मिल रहे हैं यहाँ पे लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर जो होता है उसके लिए। इन एडिशन टू द प्रिकॉशन नीडेड व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर शुड बी केप्ट अपराइट, नॉट टाइटल्ड, but should be surrounded from all sides by the substance of which temperature is to be measured, but bulb should not touch the surface of the container। अब जो हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर को छोड़ के हम अभी लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर को, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मापने जाते हैं तो वो जो बल्ब साइड का होता है वो बल्ब हमें सरफेस एरिया पर टच नहीं कराना है। ठीक है, उस सब्सटेंस के सरफेस एरिया तक टच नहीं करवाना है, और ये हमेशा ऊपर की तरफ ऐसे अपराइट करके रखना होता है। ठीक है, आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा। ये सब सिंपल नोट्स हैं, आप कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अभी हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है एक चीज़ से एक चीज़ तक। ठीक है, अब हम यहाँ पे जानेंगे कि कंडक्शन। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉइल यूजुअली टेक place by the method substances that allow heat to pass through them quite easily are called conductors, and those that do not are called insulters। अब क्या होता है, हम जब अभी देखिए हम एक पाइप का टुकड़ा, हम एक रॉड का टुकड़ा हम एक साइड में रख के उसे रख रहे हैं हम वर्टिकली,
और उसके एक साइड में हमने कैंडल जला के रखा है, एक में हम हीट उसमें डाल रहे हैं, ठीक है, और दूसरे साइड को आराम से रख रहे हैं और उस पर कुछ हम कैंडल से वैक्स से हम ऐसे कुछ पॉइंट की दूरी पर हम मार्क कर रहे हैं। उसी मार्क पर वो जब हीट होगा, वो रॉड जो जब हीट होगा तो हमें ऑब्जर्व करना है कौन सा वैक्स का पोर्शन पहले गिरता है। अब जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा एक के बाद एक फर्स्ट स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक वो वैक्स पिघल कर गिर जाएंगे। इसका मतलब जो रॉड है वो एक साइड से दूसरे साइड तक वो हीट को पूरा फैला रहा है, उधर पास कर रहा है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इस मोशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब जो चीज़ इजीली हीट को ट्रांसफ़र करता है उसे हम वो क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। और जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है या फिर जल्दी क्विकली नहीं करता है उसे हम इंसल्टर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शंस उस पर यहाँ पे डाल के रखा है, कंडक्शन किसे कहते हैं, इंसल्टर्स किसे कहते हैं, आप लोग ये नोट कर सकते हैं। The substances that allow heat to pass through them are called conductors of heat. Iron, copper and aluminium are examples of the conductors. Conductors अभी क्या होता है, हीट, आयरन, कॉपर, ये सब एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, जो इजीली हीट को पास थ्रू करते हैं। और the substances that do not allow heat pass through them are called poor conductors of heat or insulters. Plastic and wood are example of insulters. क्या होता है, जो हीट को अलाउ नहीं करते हैं पास करने के लिए या फिर वो स्लो पास होता है, उनको क्या कहते हैं, पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट या फिर इंसल्टर्स, जो कि हो गया प्लास्टिक और वुड, ठीक है। अब यहाँ पे है कन्वेक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट इज लिक्विड एंड गैसेस टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन. Land breeze and sea breeze are a result of unequal heating of air present over the land sea by the sun. अब क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, अब हम ये जानेंगे, ठीक है। जो गैसेस और लिक्विड फॉर्म्स में होता है हीट का ट्रांसफ़र, उससे हम कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हो गया लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज में, ये सब क्या हो, रिजल्ट ऑफ अनइक्वल हीटिंग ऑफ एयर प्रेजेंट ओवर द लैंड एंड सी बाय द सन। अब क्या होता है, जो बीच का एरिया होता है ना, बीच का जो वाटर बॉडीज़ के साइड का एरिया जो होता है, वो दिन में काफ़ी मतलब गर्म होता है, या फिर कह लो सैंड एरिया बहुत गर्म होता है और उस पर हवा भी आता रहता है, ठीक है, ठंडी हवा भी बहती रहती है। और जो पहाड़ी एरियाज होता है उसमें क्या होता है कि रात एरिया बाय एरिया वो ठंडा पड़ जाता है ना, बाद में सन के जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इसी को कहते हैं कन्वेक्शन। अभी रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन रिक्वायर्ड इन स्नो मीडियम. हीटिंग ऑफ अर्थ बाय सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन. अब रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन को क्या होता है, मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो हीट को वैसे ही ट्रांसफ़र करता है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा अर्थ और सन से मिली हुई हमारी जो हीट है, रोशनी है, उसके लिए कोई मीडियम नहीं है ना, जो कि डायरेक्ट रेडिएशन ही, मतलब उसकी किरणें ही इफ़ेक्ट करती है हमारे जो ग्रह को, ठीक है। उस पूरा सन का जो लाइट आता है वो ही हम रेडिएशन के थ्रू जो आता है उसी से इफ़ेक्ट होती है और हमारे ग्रह को गर्माहट देती है,
ठीक है, इससे ही हम लोग रेडिएशन का एग्जाम्पल मानते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं सी ब्रिज से। और सी ब्रिज क्या होता है? द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rise up. अब क्या होता है, जो वाटर बॉडीज के साइड में रहता है, क्या होता है, जब डे एरिया होता है वो ज़मीन का जो हिस्सा होता है, लैंड एरिया, वो बहुत गर्म हो जाता है, फास्टली हीट हो जाता है, और जो वाटर होता है वो एकदम ठंडा रहता है। तो इसे लैंड वो सी ब्रिज कहते हैं। ठीक है, सी कूलर एयर फ्रॉम द सी रश द कूलर एयर फ्रॉम द सी रश इन टुवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस. द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी complete the cycle of the air and the sea is called the sea bridge. अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे जो लैंड एरिया है वो लैंड एरिया में क्या होता है, बहुत इजीली गर्म हो जाता है वो एरिया। ठीक है, और इसका जो ठंडा एयर है वो पानी की तरफ चला जाता है, और पानी की तरफ जाने की वजह से वो पानी ठंडा हो जाता है। ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता है। जो लैंड एरिया का वो हॉट एयर होता है वो सी के साइड चला जाता है, और सी के साथ वहाँ पे कूल वेदर के साथ मिलके वो ठंडा कर देता है। ठीक है, ये हो गया सी ब्रिज। अभी हम जानेंगे लैंड ब्रिज के बारे में। एट नाइट it is exactly reverse. The water cools down more slowly than the land, so the cool air from the land moves toward the sea. This is called land bridge. अब land bridge क्या होता है, जो ऑपोजिट होता है सी ब्रिज का। ठीक है, अभी लैंड के अकॉर्डिंग जो पानी है, जो वाटर बॉडी है, उधर का एरिया मतलब जल्दी से जल्दी ठंडा होने लगता है वो पानी का एरिया। ठीक है, तो जो पानी के एरिया का ठंडा होता है तो क्या होता है, उसका एयर जाके लैंड एरिया के पास मूव करता है, उसके पास चला जाता है, तो एक पूरा रिवर्स साइकिल फिर से शुरू करता है, और इसे लैंड ब्रिज कहते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में देख सकते हैं आप, जो अभी वाटर जब अब ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद इसका जो ठंडा हवा आता है, वो हवा क्या होता है, लैंड एरिया के साइड में चला जाता है, और पूरा का पूरा वेदर को कोल्ड करता है। अभी यहाँ पे काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन विंटर एंड समर। अभी हम लोगों ने पहले भी चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सीजन में, विंटर और समर में हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं ना। तो डार्क सरफेस अब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। अब क्या होता है, जो डार्क कलर है वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, डार्क कलर जो होते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं विंटर्स में डार्क कलर के कपड़े पहनने का। ठीक है, क्योंकि वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और अपने अंदर सोख करके रखते हैं, इसलिए हम लोग विंटर्स में डार्क कपड़े पहनते हैं। और जो लाइट कलर कपड़े होते हैं, लाइट कलर क्लोथ्स, वो रिफ्लेक्ट करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और इसलिए हम लोग, और वो वेयरिंग के लिए भी कंफर्टेबल होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समर्स में वो लाइट कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो लाइट को, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें कूलनेस का एहसास कराते हैं। इन विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स। Wool is a pure conductor of heat. The
air get trapped in between the wool fiber. This air prevents the flow of heat from our body to the cool surroundings which make us feel warm. अब क्या कहता है क्या कहते हैं यहाँ पे कि विंटर में जो हम वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं वो क्या होता है, वो हीट का पोर कंडक्टर होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो हीट को वो ट्रैप कर लेता है वूल फाइबर के अंदर, ठीक है। इसीलिए हम लोग वो वुलन कपड़ा पहनते हैं ठंडियों में, क्योंकि वो हीट को ट्रैप कर लेता है अंदर ही अंदर और हमें गर्माहट देते हैं और पूरा हमारा जो एरिया है, सराउंडिंग है हमारे आसपास का, वो गर्म बना के रखते हैं, मतलब हमें वार्म रखते हैं, ठीक है। अभी क्या है, नोट्स तो यहाँ पे ही ख़त्म होते हैं हमारे। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम अभी देख लेते हैं हीट का पहला, यहाँ पे पूरा का पूरा बुक देख लेते हैं।